ड्राइव की जो लंबाई होती है उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पूरा डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोनों में आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए क्योंकि वहाँ ज़्यादा सही रहता है, वहाँ पे लॉन्ग टाइम रिलेशन बना रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें जो ओपन बेल्ट होता है उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। फार्मूला तो देखिए याद करके रखना ही होता है, बट फार्मूला आया कैसे ये भी समझना ज़्यादा जरूरी है। तो कॉपी में पूरा नोट्स बनाना है। नोट्स कब बनाएंगे आप, पहले पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से वीडियो पे आएंगे, फिर दोबारा जब इसको देखेंगे उस समय आप इसको नोट बनाएंगे, तो उससे क्या होगा आपका एकदम फुली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें क्या है कि एक ड्राइव दिया गया है ना। देखें दो ड्राइव है यहाँ पे, एक ए वाली पुली हो गई, ठीक है, और एक ए वाली पुली होगी। इसके ऊपर देखिए बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे पुली मान लीजिए इधर से इधर चल रही है, इधर से इधर ऐसे चल रही है, तो इधर चलेगी तो यहाँ पे आने के बाद पुली क्या करेगी, बेल्ट को छोड़ देगी, मतलब इधर बेल्ट, इधर जो बेल्ट की लंबाई है इधर नहीं काउंट होगी, ये क्या करेगी सीधे दूसरे वाले पुली पे चली जाएगी, फिर वहां से ये इस तरह से रोटेट होगी, ठीक है, इधर से रोटेट होते हुए यहाँ पे छोड़ देगी, लिविंग पॉइंट हो जाएगा ये, यहाँ से छोड़ेगी और एक कहाँ पे आ जाएगी, पहले वाली पुली पे आ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी। तो मतलब कुल मिला के कहने का जो मतलब है कि हमें बेल्ट की जो लंबाई निकालनी है वो क्या है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो बेल्ट की लंबाई होगी वो क्या होगी, आप अपने से समझ सकते हैं कि जो बेल्ट की लंबाई होगी वो यहाँ से जी जे ई, ठीक है, प्लस ई एफ प्लस एफ के एच प्लस एच जी, ये पूरी बेल्ट की लंबाई होगी। इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसको देखिए आप लोग बना लीजिएगा फिगर, मैंने तो ऐसे उठा लिया था। अब इसमें देखिए, अब एक चीज आप कह सकते हैं कि जो पहली वाली पुली है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, R1 मान लिया, तो देखिए इसका त्रिज्या क्या हो गया, R1 हो गया। दूसरी वाली पुली का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आप समझिए क्या है, R2 है, तो इसीलिए यहाँ पे R2 दिखाया हुआ है। ये दोनों जो दोनों यहाँ पे पुली हैं, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, x है, मतलब O1 से लेकर के O2 के बीच की दूरी कितनी होगी, x होगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है कि जहाँ पे एक पहली वाली पुलिंग का ये लिविंग पॉइंट है वहां से इसके केंद्र को मिलाया गया, ठीक है ना, वहां से इसके केंद्र को मिलाया गया, ठीक है। तो ए वाला लेंथ आपको पता चल जाएगा O1E, है ना, O1E, ठीक है। अब इसी के समांतर एक और यहाँ पे, क्योंकि ये समांतर ही रहेगा तभी तो ये पुली चल पाएगा, तो ये समांतर एक और O2 से F तक मिलाया गया है, ठीक है, जहाँ पे दूसरी वाली पुली पे ये ज्वाइंट हो रहा है, वहां से लिविंग हो रहा है और यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो इसको मिला गया, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। फिर उसके बाद एक काम किया गया है कि O2 से एक परपेंडिकुलर लेंथ O2M किस पे डाला गया है, O1E पे डाला गया है, ठीक है। O1E पे क्या किया गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है किससे, O2M, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए और क्या किया गया है कि जो यहाँ से इसके सेंटर से ये वाली जो लाइन है O1F, इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अब दोनों एंगल अल्फा हो गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो O1M और O2 इसके बीच का ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब आप इसको समझिए। देखिए ये वाला एंगल अल्फा कैसे हो रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब ये वाला एंगल अल्फा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 90, और उतना अल्फा निकल गया तो 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया, तो ये जाहिर सी बात है अल्फा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा और ये हो गया 90, ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्फा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा कैसे हुआ, ठीक है। अब फिगर आपको पूरा समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि आपको करना क्या है, आपको देखिए निकालना क्या है, L इक्वल टू जो टोटल लंबाई है, लेंथ ऑफ बेल्ट को मैंने क्या मान लिया, L मान लिया। अब इसकी लंबाई देखिए आप कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ से काउंट करें, है ना, जी जे ई, जी जे ई, ठीक है, प्लस मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, फिर प्लस ई एफ, प्लस ई एफ प्लस एफ के एच, एफ
के एच, ठीक है, फिर प्लस एच जी, प्लस एच जी, ये लंबाई आपको बतानी है। तो एक चीज और यहाँ पे अब देखिए जो यहाँ पे जी जे ई जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, जी जे ई लिख सकते हैं, या तो इसको सीधे आप क्या कर सकते हैं, इसका डबल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो इस वाले को आप लिख सकते हैं 2JE, लिख सकते हैं 2JE, ठीक है। और यहाँ पे जो EF लिखा है वो किसके बराबर है, GH के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, EF और GH दोनों यहाँ पे है ना, तो दोनों की जगह पे एक ही टर्म लिखिए, क्योंकि एक की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों हो जाएगा। तो इसकी भी जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, EF, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर है। क्लियर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बीच में क्या बचा है, ठीक है, FKH बचा है ना। अगर FKH को देखें तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ से FK जितना होगा उतना ही KH होगा, तो 2FK आप इसको लिख सकते हैं कि मतलब FK क्या होगा, FK का डबल करेंगे तो ये पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें EF EF मिला के हो गया 2EF, तो 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका JE प्लस EF, ठीक है, प्लस FK, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक एक कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि JE हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो JE के लिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होगा। तो आपने एक चीज पढ़ा है कि अगर इसकी लंबाई अगर आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, ये वाला कोण देखते हो, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश में क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण यहाँ पे जो कोण दिया गया है देखिए 90 ये है प्लस ये है, टोटल कितना हो गया 90 प्लस अल्फा। बात क्लियर हो रही है ना, 90 प्लस अल्फा यानी π/2 प्लस अल्फा, ये हो गया कोण। चाप की लंबाई हमको यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, तो इसका नाम लिख देते हैं JE, ठीक है। और त्रिज्या इसकी कितनी है, इस वाले की R1, ठीक है। तो जब JE की वैल्यू निकालनी है तो R1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 इक्वल R1 π/2 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा किसका मान, JE का मान, ठीक है। तो JE का मान आ गया। अब उसके बाद कहाँ बढ़ते हैं हम लोग, जब JE की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि आप किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको FK की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे समझेंगे आप, देखिए ध्यान से कि ए वाला एंगल अल्फा तो यहाँ पे माइनस हो गया है, तो ए वाला एंगल कितना बचा, π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब BK FK की वैल्यू निकालेंगे वैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करके, तो FK क्या आ जाएगा कि त्रिज्या हो गई R2 और ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है π/2 माइनस अल्फा आ रहा है और यहाँ पे एंगल क्या था π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो FK की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद बस आपको क्या निकालना है, अब सीधा सा आपको क्या बचा निकालने के लिए, EF की वैल्यू, है ना। तो EF की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखें EF की वैल्यू जब आपको निकालना होगा तो अगर EF का वैल्यू का मान करें, ठीक है, EF किसके बराबर होगा, EF की बात करें तो EF बराबर होगा O2M के, O2M के। आप फिगर में देखिए EF की वैल्यू किसके बराबर होगी, O2M के बराबर होगी, ठीक है। अब O2M की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान दें, O2M ए वाला अगर हम लोग इस त्रिभुज में ले लें, ठीक है, तो ए कोण क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। तो इस कोण के लिए इस कोण के लिए इस वाले का वैल्यू देखें तो ए हो गया, क्या हो गया, इधर वाला कर्ण हो गया, ए आधार हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लें, अच्छा ए वाला वैल्यू हमको पता है, देखिए कैसे पता है कि अगर यहाँ पे देखें तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू क्या है, R1 है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये अगर यहाँ से देखें ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, R2 है ना, त्रिज्या है R2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब उसके बाद पूरा वैल्यू अगर आप ध्यान दें, ठीक है, पूरा वैल्यू का मतलब E से लेकर के O1 तक ये वैल्यू कितनी है, R1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी मिलेगी, R1 में से क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि R1 में से R2 घटाएंगे तो यही मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमको मिल गई ये वाली। अब इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है,
तो लंब पता है और क्या पता है, कर्ड, इसकी वैल्यू पता है ना, O1 O2 की मान लेते हैं x है डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी क्या, x मान लिया, x यहाँ पे दिया भी है, x मान लिया, ठीक है। तो लंब और कर्ड का रिलेशन क्या होता है, साइन का होता है, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ड। तो लंब हमारा क्या हो गया R1 माइनस R2 और कर्ड कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तो साइन अल्फा को हम लोग बहुत छोटा एंगल मानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के केस में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में, तो इसकी वैल्यू साइन अल्फा की अल्फा के बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन में x, ठीक है। तो अल्फा का मान आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो ये सारा डाटा आपको आराम से मिलने लगेगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए ये पता है और ये निकालना है, तो इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हमको एक डाटा और जरूरत था, हमें अल्फा का, ये भी हम निकाल के रेडी कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का मान आपको रखना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा मिलता जा रहा है उसको चेक करते रहिए। देखिए ये डाटा हमको मिल गया, ठीक है, दूसरा डाटा ये वाला मिल गया, और तीसरा हमको अल्फा का मान मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब आपको क्या निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है EF की वैल्यू, ठीक है ना। तो EF की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो देखें यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लेंदी तो है भाई, क्योंकि फार्मूला थोड़ा लेंदी आता है, तो जाहिर सी बात है लेंदी तो होगा ही। तो EF की वैल्यू अगर आप देखें तो वो किसके बराबर होगा, O2M के बराबर होगा, है ना। मैं उसमें बात कर रहा था तो वहाँ पे मैंने अल्फा निकाल दिया था, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में आ गया था। तो अब इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी O2M की वैल्यू निकाल लें तो EF का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखें तो ये सामने की भुजा एक कर्ण है, ठीक है, एक लंब हो गई, एक आधार हो गई। तो आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। लंब कितना है, अगर लंब की बात करें तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी O1M, ठीक है ना, O1M का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है O2M, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। O1M की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने बताया था ना, ये क्या होता है R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं EF, ठीक है। तो ये हो गया EF का स्क्वायर, तो ये पूरा डाटा इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इधर रूट लगा देंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, EF की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ जबरदस्ती, ठीक है। तो ये कॉमन तभी होगा जब आप एक तरह से समझिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, बट आप समझिए कि एक्स स्क्वायर है और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, ठीक है, रूट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, क्योंकि नीचे वाला एक्स तो बचा हुआ है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया EF। क्लियर, मैंने क्या किया, x1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो जो मल्टीप्लाई वाला था ऊपर वाला था वो कॉमन हो गया, नीचे जो बचा था वो लिख दिया, ठीक है, कोई डाउट। अब इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो x देखिए एक x बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा रूट के, एक्स स्क्वायर है तो। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर मतलब पावर में 1/2, ठीक है, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है ना। तो 1 माइनस ये क्या मिला R1 माइनस R2 अपॉन, इतनी बात क्लियर हो गई, ये पूरा होल स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, EF इक्वल टू सीधे लिखता हूँ, ठीक है। तो EF इक्वल टू क्या मिला था, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, EF इक्वल टू क्या मिला था x, है ना, x, उसके बाद क्या मिला था होल पावर 1/2, 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन में x का होल स्क्वायर, ये मिला था। तो आपको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब एक क्या चीज होता है मैं बता देता हूँ, देखें 1 प्लस एक्स की पावर में n, याद कर लीजिए 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस फार्मूले का हमको यूज करना है, इसको ध्यान में रखना है, केवल दो टर्म है आपको याद रखना है, 1 प्लस nx। तो देखिए क्या करेंगे, x तो बाहर ही रहेगा, अब यहाँ पे देखें माइनस है तो माइनस वाला लगेगा,
ठीक है, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स की पावर में n वाला फार्मूला लगेगा तो 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एन की जगह पे क्या है 1/2, देखिए n की जगह पे 1/2 है और x की जगह पे क्या है पूरा डाटा है ये वाला। ठीक है, x की जगह पे कौन सा डाटा है ये वाला पूरा x की जगह पे है, तो इसको रख लेते हैं। तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको रख लिया। अब इसको इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा x माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा ये हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बचेगा 2x। ठीक है, तो ये डाटा हो गया किसका EF का। EF की वैल्यू आपको पता चल गई, अब आपको सीधे L की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब चलिए अब सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए L इक्वल टू आपको ध्यान होगा आपने क्या लिखा था, L इक्वल टू आपने लिखा था 2JE प्लस FK प्लस EF लिखा था। बस यहाँ पे मैं वैल्यू रखने वाला हूँ 2JE की जगह पे आपने क्या वैल्यू रखा था, JE की जगह पे लिखा था आपने R1 π/2 प्लस अल्फा। ठीक है, और FK की वैल्यू आपको ध्यान होगा तो आपने लिखा होगा R2 π/2 माइनस अल्फा प्लस EF की वैल्यू अभी मैंने निकाला था, EF की वैल्यू x माइनस 1/2x। ठीक है, 1 नहीं था यहाँ पे क्या था R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा वैल्यू मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो अभी एक चीज ध्यान दीजिए कि अल्फा इक्वल टू मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा इक्वल टू क्या होता है R1 माइनस R2 अपॉन में x, उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ये देखने में लेंदी लग रहा होगा बट सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अल्फा के जगह पे वैल्यू रखते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो R1 अल्फा और यहाँ पे माइनस R2 अल्फा आ रहा है। ठीक है, और क्या मिलेगा इसका यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2R1 π/2, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा R1 पाई। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो बचेगा 2 अल्फा 2 और ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ R1 माइनस R2 अपॉन में x। क्लियर, R1 माइनस R2 अपॉन में x प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा R2 पाई माइनस 2R2। ठीक है, 2R2 यहाँ पे क्या आया था R1 पाई प्लस 2R1 अल्फा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 आएगा प्लस R2 पाई माइनस 2R2 अल्फा की जगह रख लिया R1 माइनस R2 अपॉन में x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया पूरा डाटा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को मैं इधर कर लेता हूँ 2x को। ठीक है, फिर ये क्या है R1 पाई प्लस R2 पाई, तो दोनों में से पाई कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, पाई कॉमन हो गया तो क्या मिला R1 प्लस R2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, R1 माइनस R2 अपॉन एक्स यहाँ भी यानी हर जगह पे है, तो R1 माइनस R2 अपॉन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2R1, यहाँ से निकल गया R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, तो क्या बचेगा माइनस 2R2 और माइनस यहाँ से R1 माइनस R2 अपॉन एक्स निकलेगा तो क्या बचेगा R1 माइनस R2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या मिला 2x प्लस पाई R1 प्लस पाई R2। ठीक है ना, पाई R1 प्लस पाई R2, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं पाई R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए R1 माइनस R2 अपॉन में x है, अब 2R1 में से माइनस R1 घटाएंगे तो मिलेगा R1 और माइनस 2R2 में से माइनस माइनस से प्लस R2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ भी R1 माइनस R2, यहाँ भी R1 माइनस R2, तो क्या आ गया 2x प्लस पाई R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको लिख लेना है। ये फार्मूला हो गया आपका मतलब रेडियस के फॉर्म में, मतलब अगर त्रिज्या दिया हो तो इसको लिखेंगे। ठीक है, बट अगर इसी को अगर आप चाहें तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें डायमीटर के फॉर्म में, तो मैं उसको भी बता देता हूँ
फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं डायमीटर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डायमीटर के फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो R1 होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो L इक्वल टू 2x तो ऐसे ही रहेगा, इससे मैं डायमीटर बना रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई बाई 2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो इस यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2R1 प्लस 2R2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ की। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4 को मैं इनसाइड ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा 2R1 माइनस 2R2। 2 को मैं अंदर ले आ रहा हूँ बट ये स्क्वायर है तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 को मैं नीचे भी लिख दूंगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2x प्लस ये हो गया पाई बाई 2, और 2R1 का मतलब हो गया D1, 2R2 का मतलब हो गया D2, प्लस 2R1 मतलब D1, 2R2 मतलब D2, अपॉन में क्या हो गया 4x। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये मत घबराइएगा कि D1 में से माइनस होगा D2 के, कि D2 में से माइनस होगा, क्योंकि किसी का भी माइनस किसी में से करेंगे, बाहर स्क्वायर है तो उसको प्लस ही कर देगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है, डायमीटर के रूप में, और ये हो गया रेडियस के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से डिफाइन किया और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं कराइए आपको पूरा, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में बना लीजिए। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप में ज्वाइन कराइए, ताकि और लोग आएँ आपके साथ कंपटीशन में, तो और भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।